बच्चों, आज हम जीवन की इकाई कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। हम सभी जानते हैं जीवों का शरीर जो है कोशिकाओं का बना हुआ होता है। कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं, उन्हें एक कोशीय जीव कहा जाता है, और कुछ जीव बहुत सी कोशिकाओं से मिलके बनते हैं, उन्हें बहुकोशीय जीव कहा जाता है। कोशिका को हम जीवन की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं। कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। कोशिका में जो केंद्रक पाया जाता है उसको खोजने वाले वैज्ञानिक हैं या रॉबर्ट ब्राउन, तथा कोशिका में जो जीव द्रव्य पाया जाता है उसे जीव द्रव्य नाम देने वाले वैज्ञानिक हैं पुरकुंजे। रास हरिसन नामक वैज्ञानिक ने कोशिकाओं को जीवों के बाहर कैसे जीवित रखा जाए, इसके लिए उन्होंने एक घोल तैयार किया और उस घोल को संवर्धन माध्यम कहा जाता है। उस घोल में यदि हम कोशिका को जीवों के बाहर भी रखते हैं तो कोशिका जो है जीवित रहती है, मरती नहीं है। तो बच्चों, अब हम देखेंगे कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत पादप कोशिकाओं के बारे में या पादप ऊतकों के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक थे स्लेडेन। उसी प्रकार से जंतु कोशिकाओं और उनसे बनने वाले ऊतकों के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक थे थियोडोर श्वान। तो स्लेडेन ने पादप ऊतक का अध्ययन किया 1838 में और थियोडोर श्वान ने 1839 में जंतु ऊतक का अध्ययन किया, और इन दोनों के अध्ययनों के फलस्वरूप दोनों ने एक सिद्धांत दिया जिसे कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिकाएं जो है जीवित होती हैं और सभी जीव कोशिका के बने होते हैं, और ये कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं। उनमें कोशिका विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप नई कोशिकाएं बनती हैं। बहुकोशीय जीवों में होने वाली समस्त क्रियाएं कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही होती हैं, अर्थात जीवों में जो क्रियाएं हमको दिखाई देती है वो क्रियाएं किसके कारण होती है? कोशिका में होने वाले जीव क्रियाओं के कारण होती हैं। तो ये था कोशिका सिद्धांत जो किसके द्वारा दिया गया है? स्लेडेन तथा थियोडोर श्वान के द्वारा। आधुनिक वैज्ञानिक इस सिद्धांत को निम्न प्रकार से बताते हैं कि पहला, सभी जीव कोशिकाओं और उनसे बने उत्पाद के बने होते हैं। दूसरा, सभी जीव पूर्ववर्ती या पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही बनते हैं। ये कोशिकाएं जीवन की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती हैं। किसी जीव में होने वाली सभी कार्य उसकी कोशिकाओं में होने वाले विभिन्न जैविक क्रियाओं के कारण होती हैं। कोशिका कार्य एवं आनुवंशिक इकाई भी होती है, अर्थात कोशिका जो है कार्य तथा आनुवंशिक की इकाई होती है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। तो ये था कोशिका सिद्धांत। अब हम आगे देखेंगे
कोशिका स्वयं संचालित मूल इकाई के रूप में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जीवों का शरीर किसका बना होता है? कोशिका का बना हुआ होता है। एक कोषीय जीव एक ही कोशिका से बनते हैं और जितने भी जैविक क्रियाएं होती हैं जैसे कि श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि, ये सभी उस कोशिका के अंदर ही संपन्न होती है। लेकिन जो बहुकोषीय जीव होते हैं उनमें बहुत सी कोशिकाएं होती हैं और ये कोशिकाएं मिलके ऊतक का निर्माण करते हैं और ऊतकों में जब विभेदन की क्रिया होती है जिसके कारण कोशिकाएं अलग अलग कार्यों को संपन्न करती हैं, अलग अलग कार्यों को करती हैं। तो इस प्रकार जो बहुकोषीय जीव है उसमें अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग तंत्र जो है उपस्थित होते हैं। जैसे श्वसन का कार्य कौन करता है? श्वसन तंत्र। पाचन का कार्य करता है पाचन तंत्र। तो लेकिन जो एक कोषीय जीव है उसमें एक ही कोशिका होती है, इसलिए ये सभी कार्य एक कोशिका के अंदर ही होता है। तो इस प्रकार कोशिका जो भी कार्य करती है वो उसके स्वयं के द्वारा संचालित होती है, इसलिए कोशिका को हम स्वयं संचालित मूल इकाई के रूप में प्रदर्शित करते हैं या देखते हैं। अब है आगे पादप कोशिकाओं में टोटिपोटेंसी। पादप कोशिकाओं में टोटिपोटेंसी। हम नया पौधा किससे तैयार करते हैं? बीज से। लेकिन बीज को छोड़कर यदि पौधे के किसी और भाग से यदि हम क्या तैयार करें पौधा, तो उस क्रिया को कहा जाता है टोटिपोटेंसी। तो पादप कोशिका की प्रत्येक कोशिका में नए पौधा तैयार करने की क्षमता पाई जाती है। इस क्षमता को कहा जाता है टोटिपोटेंसी और वह कोशिका जिससे हम नया पौधा तैयार करते हैं उन्हें कहा जाता है टोटिपोटेंट। या पूर्ण सब, मतलब कोई भी कोशिका जो है पूरी तरह सक्षम होती है कि वो क्या करे, नया पौधा तैयार कर सके। इसके लिए सबसे पहले टोटिपोटेंसी को समझाने का प्रयास किया था हेबरलैंड नामक वैज्ञानिक ने, लेकिन उन्हें इस पे सफलता नहीं मिली। आगे जाके FC स्टीवर्ड ने टोटिपोटेंसी को समझाने के लिए जो प्रयोग किया और इस प्रयोग में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। इसके लिए उन्होंने गाजर का जड़
में पाए जाने वाले या गाजर की जो जड़ होती है उसमें जो फ्लोएम होती है उसका उपयोग किया था नया पौधा तैयार करने के लिए। तो गाजर तो आप लोग देखे हैं, इस गाजर में जो फ्लोएम वाला भाग होगा उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उस टुकड़े को किसमें डाला, एक कल्चर मीडियम या संवर्धन माध्यम में, और ये संवर्धन माध्यम जो है नारियल पानी युक्त था। जैसे ही संवर्धन माध्यम में फ्लोएम की कोशिका को डाला गया, वहाँ पे क्या होने लगी, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन होने के फलस्वरूप वहाँ पे कोशिकाओं के छोटे छोटे समूह जो है दिखाई देने लगे और इस कोशिकाओं के गुच्छ को दूसरे संवर्धन माध्यम में डाला गया या संवर्धन माध्यम को चेंज किया गया और उसमें डाला गया। तो यहाँ पे इस कोशिका के समूह से छोटे छोटे जड़ छोटा सा क्या बन गया, नया पौधा जिसमें जड़ और पत्तियां, शाखाएं आदि उत्पन्न हुई। फिर इस पौधे को कल्चर मीडियम से निकाल के सीधे कहाँ पे लगाया गया, जमीन में, और उस पौधे से हमें नया पौधा गाजर का प्राप्त हुआ। इस प्रकार केवल बीज से ही हम नए पौधे प्राप्त नहीं कर सकते या उत्पन्न नहीं कर सकते, पौधे के दूसरे भागों से भी हम नया पौधा जो है तैयार कर सकते हैं। कौन सी गुण से या किससे के द्वारा, टोटिपोटेंसी के द्वारा। अब आगे देखेंगे कोशिका में ऊर्जा का और सूचना का प्रवाह कैसे होता है। कोशिका में ऊर्जा और सूचना का प्रवाह किस प्रकार से होता है ये देखें। तो कोशिका में ऊर्जा का प्रवाह ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार ही होता है। कोशिका में ऊर्जा सूर्य से आती है, सूर्य से जो सौर ऊर्जा है या प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उस क्रिया में सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदला जाता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और सौर ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और ये रासायनिक ऊर्जा खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ के रूप में पौधों में उपस्थित रहता है। जब जीव भोजन के रूप में से ग्रहण करता है, फल या जो बीज होते हैं वो आ जाता है जीवों के शरीर में और वहाँ पे श्वसन की क्रिया होती है।
श्वसन की क्रिया श्वसन की क्रिया होती है और श्वसन की क्रिया में भोज्य पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप भोज्य पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट जाती है और ऊर्जा जो है मुक्त होता है। इस ऊर्जा को कोशिका एटीपी के रूप में, जीव या पौधा जो भी है वो किस रूप में संचित रखता है, एटीपी के रूप में संचित रखता है। एटीपी कोशिकाओं अर्थात एटीपी के द्वारा ही कोशिका जो है एक कोशिका से दूसरे कोशिका में प्रवाहित होती है या पहुंचती है या स्थानांतरित होती है। जहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहाँ जाके एटीपी टूट जाता है और टूटने के बाद वो बदल जाता है एडीपी में और ऊर्जा मुक्त होती है और उस मुक्त हुए ऊर्जा को जीव जो है अपने जैविक कार्यों को संपन्न कराने में उपयोग में लाते हैं। अब एटीपी की संरचना देख लें थोड़ा सा। एटीपी ऊर्जा का संचय और उसका स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, एटीपी के द्वारा। तो एटीपी क्या है वो देख लें। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है एक नाइट्रोजन क्षार के रूप में एडेनिन, ये नाइट्रोजन क्षार है। क्षार एटीपी के उसमें डीएनए में 4 प्रकार के होते हैं, उनमें से एक एटीपी एक नाइट्रोजन क्षार को लिया है, उसका नाम है एडेनिन। एडेनिन का एक अणु और एक अणु शर्करा और 3 अणु फास्फेट के होते हैं। तो इस प्रकार एक अणु नाइट्रोजन क्षार और एक अणु शर्करा और 3 अणु फास्फेट मिलके क्या बनाते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। शर्करा और नाइट्रोजन क्षार से मिलकर बनने वाले यौगिक को कहा जाता है एडिनोसिन। और इस एडिनोसिन से यदि फास्फेट का 3 अणु जुड़ जाता है तो वो क्या बना लेता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इससे ये P जो है फॉस्फेट समूह को प्रदर्शित करता है और ये जो बंध बनाए हैं वो उच्च ऊर्जा बंध को प्रदर्शित करता है। ऊर्जा बंध को प्रदर्शित करता है और जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ये एटीपी में जो बंध है वो टूट जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। तो एडिनोसिन में जब कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो फास्फोरस
जिसको फॉस्फेट समूह का P लिखे हैं यहाँ पे, उस फॉस्फेट समूह के जो उच्च ऊर्जा बंध है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। टूटने के बाद यहाँ पे ऊर्जा मुक्त होती है जो लगभग 8 किलो कैलोरी होती है। ये अगर ये उच्च ऊर्जा बंध टूट जाता है तो इसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो कितनी होती है, 8 किलो कैलोरी ऊर्जा। और इस ऊर्जा को जीव अपने जैविक कार्यों को संपन्न करने में पूरा करते हैं। जब ऊर्जा अधिक होती है, अब ये जो ATP है, एक फॉस्फेट अणु चूंकि इससे अलग हो गया है, तब ये ATP जो है किसमें परिवर्तित हो जाता है, ADP में। अर्थात यहाँ पे फॉस्फेट के 2 अणु बचे हुए हैं, एक और ये 2, इसलिए इसको बोलते हैं ADP। जब इससे फिर से कोई फॉस्फेट एक अणु जुड़ जाता है तो फिर से बन जाएगा ATP में। तो इस प्रकार ऊर्जा का संग्रह और ऊर्जा का स्थानांतरण कोशिकाओं में किसके द्वारा होता है, ATP के द्वारा होता है। उसी प्रकार सूचनाओं का प्रवाह होता है DNA के निर्देश पर बने हुए RNA के द्वारा। सूचनाओं का प्रवाह किससे होता है, DNA जो कि केंद्रक में उपस्थित होता है, उस केंद्रक के निर्देश पर RNA जो है सूचनाओं को कोशिका के एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित या पहुंचाने का कार्य करती है। तो प्रत्येक कोशिका के अंदर श्वसन, प्रजनन, जनन इत्यादि क्रियाएं होती हैं और ये सभी क्रियाएं उसकी संतति कोशिकाओं में भी होती है। इन सभी क्रियाओं में जनन कोशिका से संतति कोशिका में सूचना का स्थानांतरण होता है केंद्रक के द्वारा, क्योंकि केंद्रक जो है कोशिका में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं का क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो केंद्रक की सूचना या निर्देश के आधार पे DNA द्विगुणित होता है, अर्थात DNA में अपने ही जैसे DNA के अणुओं को उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। इसे DNA का द्विगुणन कहा जाता है, जिससे DNA या आनुवंशिक पदार्थ जो होते हैं उनकी मात्रा क्या हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। यह DNA जो है सूचना को लेकर कोशिका द्रव्य में जाता है और कोशिका द्रव्य में जाके RNA को निर्देश देता है और RNA नए पदार्थों का निर्माण करता है। DNA के निर्देश पर कोशिका द्रव्य में RNA नए प्रोटीन का निर्माण करता है और इस प्रोटीन के माध्यम से सूचना जो कि केंद्र से आता है वो कोशिका में प्रवाहित होता है। तो सूचना का प्रवाह किसके द्वारा हुआ, DNA के निर्देश पर या केंद्रक में जो आनुवंशिक पदार्थ रहता है DNA उसके निर्देश पर होता है केंद्रक से कोशिका द्रव्य में, और कोशिका द्रव्य में RNA के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये प्रोटीन सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पहुंचाने का कार्य करते हैं। कोशिकाओं में
क्या कोशी जीव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक कोशी जीव और बहुकोशी जीव। उन्हें एक कोशी जीव और बहुकोशी जीव क्यों कहा गया? क्योंकि उनका शरीर जो है या तो एक कोशिका का बना होता है या फिर बहुकोशिका का बना होता है। प्रत्येक जीव में जीव द्रव्य चाहे एक कोशी जीव हो या बहुकोशी जीव है, उनकी कोशिका में जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य जो है पाए जाते हैं। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा गया है और ये बना होता है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, जल आदि पदार्थों से बना होता है। जल आदि पदार्थों से बना सुसंगठित एवं परिवर्तनशील जटिल कोलाइडी विलेन है, जिससे कोशिका जो है के सभी सक्रिय भाग पाए जाते हैं। उसी प्रकार से कोशिका द्रव्य कोशिका के अंदर अर्थात प्लाज्मा झिल्ली, ये आपका प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली से केंद्रक तक जो पारभासी और तरल पदार्थ उपस्थित होते हैं उन्हें कहा जाता है कोशिका द्रव्य। अर्थात कोशिका द्रव्य में केंद्रक जो है सम्मिलित नहीं होता है। केंद्रक और कोशिका द्रव्य एक साथ मिलकर बनाते हैं जीव द्रव्य। कोशिका द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया जाता है। कोशिका द्रव्य प्लाज्मा झिल्ली से घिरी हुई तरल पारभासी पदार्थ होता है जो 2 भागों में बटा रहता है। पहला भाग कहलाता है हाइलोप्लाज्म और दूसरा है ट्रोपोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म कोशिका द्रव्य का आधार भाग होता है, और इसमें अजीवित पदार्थ पाए जाते हैं और ये अजीवित पदार्थ जो है निष्क्रिय होते हैं। ट्रोपोप्लाज्म में दोहरी इकाई झिल्ली से घिरी हुई कोशिकांग जो है होते हैं। अर्थात कोशिका के अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं जो कि दोहरी झिल्ली से घिरी हुई होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? ट्रोपोप्लाज्म कहा जाता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
राइबोसोम आदि, ये सब दोहरी इकाई झिल्ली से घिरी हुई होती हैं। इनको हम क्या कहते हैं? ट्रोफोप्लाज्म। अब हाइलोप्लाज्म में कौन कौन से उपापचयी पदार्थ पाए जाते हैं उसके बारे में देखें। इसमें 3 प्रकार के पदार्थ जो है पाए जाते हैं। पहला है संचित पदार्थ, दूसरा स्रावी पदार्थ, और तीसरा है अपशिष्ट पदार्थ। संचित पदार्थ के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि पदार्थ जो है कोशिका में संचित रहते हैं, जो भविष्य में जीवों के लिए आवश्यक होते हैं। इसलिए जीव अपने शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को स्टार्च, एल्यूरोन आदि के रूप में संचित करके रखते हैं। उसी प्रकार से कोशिका के जीवद्रव्य से कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ निकलते हैं जिनको कहा जाता है स्रावी पदार्थ, जैसे कि एंजाइम, हार्मोन, आदि। और ये क्रियाएं, ये सभी पदार्थ या स्रावी पदार्थ जीवों में होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। उसी प्रकार से कोशिका में उपापचयी क्रिया होती है। उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, और ये अपशिष्ट पदार्थ जो है जीवों के लिए हानिकारक होते हैं। जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थों को या उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने के लिए विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है, लेकिन पौधों में ये तंत्र नहीं पाया जाता, और ये उत्सर्जी पदार्थ जो है कोशिका के बाहर भी नहीं निकलते, बल्कि कोशिका के अंदर ही विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे कि गोंद, रेजिन, टेनिन आदि के रूप में संचित रहते हैं। इन पदार्थों को क्या कहा जाता है? अवशिष्ट पदार्थ कहा जाता है। और ये अपशिष्ट पदार्थ जो है औद्योगिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो बच्चों, आज हम जीवन की इकाई कोशिका में, कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका किस प्रकार से कार्य करती है, कोशिका में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है, साथ ही कोशिका में सूचना का प्रवाह अर्थात ऊर्जा और सूचना का प्रवाह किस तरीके से होता है, और कोशिका में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।